सभी का स्वागत है आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। तो बच्चों, हम ग्रुप 17 तक ख़त्म कर चुके हैं। ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17। आज है हमारा ग्रुप 18। इसमें जो ग्रुप 18 है, जिसको हम वर्ग 18 बोलते हैं हिंदी में, पी ब्लॉक का, इसमें ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं बच्चों? अक्रिय या उत्कृष्ट गैस, अर्थात वे गैसें जो क्रियाशील नहीं होती। क्रियाशील क्यों नहीं होती, क्यों कहा जाता है इन्हें आखिर अक्रिय गैस क्यों कहा जाता है? इन्हें अक्रिय गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी से क्रिया नहीं करती। अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि ये क्रिया क्यों नहीं करती? क्योंकि बच्चों, इनका जो बाह्यतम कोश होता है, देखो बाह्यतम कोश विन्यास मैंने लिखा है यहाँ। बच्चों देखिए, यहाँ से हमने इसी की बात की थी कि अक्रिय क्यों है, क्योंकि इन गैसों का अष्टक पूर्ण होता है। संयोजकता कोश में पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं। देखिए, एस में भी 2 हो गए पूरे और पी में भी कितने हो गए? 6 हो गए। अतः ये अक्रिय गैस है। तो आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ये उत्कृष्ट गैस क्यों कहते हैं या इन्हें अक्रिय गैस क्यों कहते हैं, तो आप इसका आंसर ये देंगे। इसका मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, क्वेश्चन बने तो आप इस तरह से क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अब बच्चों, अगला क्वेश्चन ये अपने पास है कि उत्कृष्ट गैसें है कौन कौन सी, तो इसका नाम हम लिख लेते हैं। वैसे आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पे ग्रुप 18 पढ़ रहे हैं तो इनके नाम लिख लेते हैं। तो बच्चों देखिए, इसके नाम कौन कौन से हैं। यहाँ से हम कैसे करते हैं इनको ट्रिक से याद? हरि, नारायण और करा, एक्स रे। मैंने शुरू में बताया था आपको जब हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था बच्चों इसका। हरि, नारायण और करा, एक्स रे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हमें लिखना है तो हीलियम में कितना आएगा बच्चों? 2 इसका परमाणु क्रमांक। बाकी आगे कितना है? 10, 8 का अंतर आ गया इनके बीच में। फिर 8 का आएगा तो कितना आएगा? 18। फिर 18 का अंतर आएगा तो 18 दूनी 36। फिर 18 का आएगा तो 18 तिया 54। 18 का पहाड़ आ गया इसके अंदर, अपना टेबल आ गया 18 का, और नीचे में रेडॉन कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। इन समय मैं आपको खासियत बता दूं, अगर आपसे रेडियोधर्मी गैस पूछी जाए, रेडियो एक्टिव गैस कौन सी है, तो बच्चों वो है रेडॉन। रेडॉन गैस क्या है? अपनी रेडियो एक्टिव गैस है। अब आती है इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात। उससे पहले अगर बात पूछा जाए आपसे कि वायुमंडल में, एयर में जो गैस मिलती है उसमें से सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है, तो बच्चों वायुमंडल में मिलने वाली जो गैस है वो है आपकी आर्गन। कौन सी है? आर्गन। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं। वायुमंडल में आप जानते हैं एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है अपने पास? नाइट्रोजन, देन सेकंड नंबर ऑक्सीजन, तो थर्ड नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो थर्ड नंबर पे यही आर्गन गैस होती है। तीसरी वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में गैस आर्गन है। CO2 हम सोच लेते हैं कई बार CO2 नहीं है, तो तीसरे नंबर पर वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है आर्गन है। आपसे पूछे इन सब में से वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, वो कौन सी? अपनी आर्गन है। तो ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? लगभग बच्चों 0.93% ये गैस पाई जाती है। ठीक है, और इसमें से रेडॉन जो गैस, ये कैसी है? रेडियो एक्टिव गैस है। अब इनका लिख लेते हैं हम परमाणु का, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इन सब में मैं आपको एक चीज ये बता दूं बच्चों क्लियरली, इसमें हीलियम जो है इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में नहीं जाता है, अर्थात पी कक्षक में नहीं जाते हुए भी इसका परमाणु क्रमांक, इसका विन्यास होता है 1s2 ओनली। ठीक है, इसके बाद ये पी कक्षक में नहीं जाता, फिर भी कैसा है ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है क्योंकि ये अक्रिय गैसों में आता है। आगे की हम बात करें, अगर इनका हमें लिखना है तो सबसे पहले उत्कृष्ट गैस विन्यास लिखिए। नीलियम, नियोन का जो होता है अपना वो 2s2 कितना है? 10 है। तो n की वैल्यू 2 हो गई और ये 2p6। देखिए यहाँ से NH2 NP6 तो होता ही है इन सब का। कॉमन क्या होता है? NH2 NP6 होता है। ठीक है, इस हिसाब से अगर अपन लिखे तो क्या बन गया? 2s2 2p6। इसका 3s2 3p6, बाह्यतम कोश का 4s2, फिर 5s2, फिर 6s2। इस तरह से सभी का लिख लें हम। देखिए, आप अपनी अपनी कॉपियों में लिखिएगा सब कुछ, मैं भी यहाँ लिखती हूँ। देखिए बच्चों, इस तरह से लिख लेंगे हम, जैसे जैसे आवर्त संख्या बदलती जाएगी, वैसे मैं पहले सिखा चुकी हूँ। यहाँ पर आप क्या लिख लीजिए? उत्कृष्ट गैस विन्यास पूरा, हरि, नारायण और करा, एक्स, यहीं तक ही आएगा। अब इसके बाद आप काउंटिंग कर लीजिए, ये 18, 2 20, 6 26, कितने हैं? 36। इसका मतलब डी के 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन कक्षा कौन सी आएगी? 4 से 1 कम 3, 5 से 1 कम 4, 6 से 1 कम 5, तो 5d 10, 5 से 1 कम 4, 4f 14।
ठीक है, आप इसको गिन कर भी यहाँ से ये देख सकते हो अपने पूरे इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। R1 का याद रखिएगा बच्चों, मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बता दिया है। अब आगे बात आती है बच्चों इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की। यहाँ पर इसके बारे में हमें डिस्कस करना जरूरी है। आयनाइन एंथैल्पी क्या चीज होती है? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए दी गई ऊर्जा, कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर अगर निकालना है तो कितनी ऊर्जा देनी होगी। क्या ये आसानी से अपने में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे? खुद ही देखिए, पूर्ण पूरित विन्यास है अर्थात अपनी में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाने देंगे। इसका मतलब इनकी आयनन एंथैल्पी बहुत ही ज़्यादा होती है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते। तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते क्योंकि इनकी में पूर्ण पूरित विन्यास होता है। तो पूर्ण पूरित विन्यास होने के कारण इनकी आयनन एंथैल्पी बहुत अधिक होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन हम बना लेते हैं बच्चों, आंसर लिखेंगे हम यहाँ से। क्वेश्चन आपका ये है, नोट कर लीजिएगा। वर्ग 18 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी अत्यधिक होती है, क्यों? बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे बच्चों। इनके NH2NP6 विन्यास के कारण, अर्थात ऐसे लिख देंगे, या हम क्या कह सकते हैं, पूर्ण पूरित विन्यास के कारण। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे इस चीज़ के क्वेश्चन क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आ जाए तो अपना क्या बनता है। यहाँ दूसरी बात, उत्कृष्ट गैसों की जब यहाँ से इनका बाह्यतम कोश में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इनका नाभिकीय आवेश तो सर्वाधिक होगा, लेकिन नाभिकीय आवेश सर्वाधिक होने के बाद भी इनका जो आकार है वो सब अपने आवर्त में सर्वाधिक होता है। आप पढ़ते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटती जाती है। अर्थात अगर मैं यहाँ से नियॉन की बात करूँ, नियॉन दूसरे आवर्त का है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद क्या आता है? नियॉन। अगर हम इस तरह से चले आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में इस तरह से चले तो अपने पास नियॉन सबसे लास्ट में आता है। नियॉन से जस्ट पहले क्या आता है? फ्लोरीन। तो वर्ग 18 के नियॉन की जो त्रिज्या होगी बच्चों, वो बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सभी से क्या होगी? नियॉन की त्रिज्या ज़्यादा होगी। जबकि हम क्या पढ़ते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या का मान घटता जाता है। ऐसा क्यों? तो कारण है बच्चों, नियॉन जो है वो एकल परमाणु के रूप में पाई जाती है, अर्थात ये कोई भी अणु का निर्माण नहीं करती, इसी रूप में पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर उत्कृष्ट गैसों की वान डर वाल त्रिज्या ज्ञात की जाती है। मैं आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगी बच्चों, देखिएगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हमने लिया कि ये दूसरे आवर्त के तत्व हैं, बाएं से दाएं जाते हैं तो सबसे ज़्यादा त्रिज्या हम यूँ कहते हैं कि फ्लोरीन की त्रिज्या सबसे कम होती है। हम कहते हैं इन सब में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या क्या होती है? घटती जाती है, अर्थात फ्लोरीन की त्रिज्या सबसे छोटी होती है। लेकिन उसी एवज में हम देखें तो नियॉन की त्रिज्या और छोटी होनी चाहिए, लेकिन नियॉन की त्रिज्या इन सब में क्या होती है? सबसे ज़्यादा। कारण है क्योंकि जब फ्लोरीन की त्रिज्या नापी जाती है तो वो त्रिज्या किसकी नापी जाती है? F2, अर्थात F2 में सह संयोजक त्रिज्या मापी जाती है, अर्थात दो परमाणुओं के मध्य की क्या नापी जाती है? इसके अंदर ये नापी जाएगी अपनी। तो ये त्रिज्या कौन सी होगी? सह संयोजक बंध बनता है ना फ्लोरीन दो के भी, तो ये त्रिज्या कौन सी होती है? सह संयोजक। जबकि नियॉन का जो परमाणु होता है वो दो नहीं बनाता, एक नियॉन का परमाणु तो ये हो गया बच्चों, और दूसरा नियॉन जो इसके सबसे पास हो, मान लीजिए सबसे पास यही वाला है, ठीक है। अब दो निकटतम परमाणुओं के मध्य की दूरी जो ज्ञात की जाती है, तो ये निकटतम परमाणु, तो इसको हम कहते हैं वान डर वाल त्रिज्या। और वान डर वाल त्रिज्या क्या होती है? दो निकटतम अणु या परमाणुओं के मध्य की दूरी का बंध लंबाई का आधा भाग। तो यहाँ सीधा आंसर हो गया, उत्कृष्ट गैसों की वान डर वाल त्रिज्या ज्ञात की जाती है जबकि अन्य की सह संयोजक त्रिज्या ज्ञात की जाती है। इसीलिए वर्ग 18 के तत्वों की त्रिज्या सर्वाधिक गिनी जाती है। बच्चों ये क्वेश्चन हमने बना दिया कि उत्कृष्ट गैसों के वर्ग 18 के तत्वों की, बच्चों आंसर आप लिख सकते हैं इसमें, उत्कृष्ट गैसों के लिए वान डर वाल त्रिज्या ज्ञात की जाती है। आप यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं। आप एक्सप्लेन करना चाहें अधिक तो लिख सकते हैं, जबकि अन्य के लिए सह संयोजित त्रिज्या ज्ञात की जाती है। कोवेलेंट रेडियस इज डिडक्टेड फॉर अदर एटम्स एंड द वान डर वाल रेडियस इज रिड्यूस्ड फॉर द नोबल गैसेस। ठीक है, नोबल गैसेस के लिए वान डर वाल रेडियस कैलकुलेट की जाती है जबकि अदर के लिए कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ आपको, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर निकलने वाली ऊर्जा।
इलेक्ट्रॉन लब्धि अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। अब आप सबसे पहले एंथैल्पी के बाद में बात करेंगे बच्चों। पहले ये देखिए, क्या ये तत्व सभी क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं? इसमें P में 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 3 में P6 है। इनका पूर्ण विन्यास है। अगर इन्होंने अपनी डी कक्षक में किसी ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, चलो इनके पास तो नहीं है, लेकिन इन्होंने डी में एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्या इनका उत्कृष्ट गैस विन्यास रह जाएगा, अष्टक पूर्ण रह पाएगा? नहीं। अर्थात ये एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में अपने में समर्थ नहीं होते, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने में ये जोड़ना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाए तो क्या ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी या इनमें से निकलेगी? इस समय केवल इन्हीं तत्वों के लिए जो ऊर्जा होती है बच्चों वो धनात्मक होती है, जबकि सभी के लिए प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऋणात्मक होती है। अर्थात यहाँ इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा बाहर नहीं निकलती, बजाय इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, तो आप सीधे कहेंगे वही उत्तर आएगा इसका कि पूर्ण पूर्तिविन्यास होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन अपने में नहीं जोड़ता। बच्चों आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, वर्ग 18 के तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक होती है, क्यों? क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए बच्चों। आंसर हम देखते हैं इसका क्या होगा। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इन गैसों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया। आंसर लिखते हैं बच्चों इसका। आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इन गैसों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण की प्रवृत्ति नहीं होती, अतः इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है, अतः धनात्मक एंथैल्पी है। दूसरा ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। प्रश्न देखिएगा, उत्कृष्ट गैसों के गलनांक व क्वथनांक बहुत कम होते हैं, क्यों? तो एक चीज़ मैं बच्चों यहाँ से एक्सप्लेन करना चाहूँगी आपको कि गैस जो होती है उनके मध्य आकर्षण बल ज़्यादा होता है या कम? उत्कृष्ट गैस हम बाद में बात करेंगे, केवल गैस की बात करते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके बीच में आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। गैसों के मध्य आकर्षण बल कम होता है, ये हम कहते हैं आकर्षण बल कम होने के कारण इनकी भौतिक अवस्था क्या है? गैस है। जबकि ठोस और द्रव की बात करते हैं तो वहाँ आकर्षण बल ज़्यादा होते हैं। किसी ठोस को हम पिघला रहे हैं तो वहाँ पिघलाने के लिए उनको टेम्परेचर अधिक चाहिए होता है, लेकिन गैस जो होती है पहले से ही हम कह रहे, मान लीजिए कोई गैस है, कमरे के तापमान पर तो गैस है ही, लेकिन हम मान लीजिए टेम्परेचर घटा दें बहुत ज़्यादा मात्रा में तो वो किस रूप में आ जाएंगे? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा घटा दें तो इसका मतलब वो ठोस या द्रव अवस्था में आ जाएंगे, लेकिन इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही कम है। तो कारण सीधा सा है कि इनके मध्य का जो आकर्षण बल है वो बहुत कम होता है, अर्थात केवल इनमें लंदन बल, हमने पढ़े हैं वांडरवाल बल पढ़े हैं बच्चों, हमने बहुत सारे 4 प्रकार के वांडरवाल बल पढ़े हैं, उसके अंदर भी हमने लास्ट पढ़ा था लंदन बल, जो वीकेस्ट फोर्स है अर्थात सबसे दुर्बल बल होता है, और इसमें कोई भी अंतराण्विक बल काम नहीं करता, ना तो द्विध्रुव आकर्षण बल होता है, ना द्विध्रुव प्रेरित आकर्षण बल होता है, केवल इन गैसों के मध्य एक लंदन बल कार्य करता है। तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं बच्चों, इसका आंसर होगा क्योंकि इनमें दुर्बल परिक्षेपण बल लंदन बल के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का आकर्षण बल कार्य नहीं करता। आंसर आप बच्चों लिख सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि इनमें लंदन बल के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का अंतर परमाणविक बल कार्य नहीं करता, कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है, इंटर एटॉमिक फोर्स है, और कोई काम नहीं करता, केवल लंदन बल। तो ये लंदन बल जो वर्ड है जरूर लिखिएगा बच्चों आंसर में अपने में। और इसी का मैं एग्जाम्पल बता दूं, हीलियम का क्वथनांक नोट डाल के आप लिख लीजिए। जो एक चीज़ मैं आपको लिखवा दूं, हीलियम का क्वथनांक मतलब जिस पर वह किस में चेंज होती है? गैस में, तो वो केवल कितना है? 4.2 केल्विन। अर्थात 4.2 केल्विन का मतलब आप समझ रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम हो गया, अर्थात माइनस में हीलियम का क्वथनांक होता है। क्वथनांक उबलती है इतने पे, तो ये 4.2 मतलब जब ये उबल रही है तो ये और भी ज़्यादा ठंडी होगी, 4.2 केल्विन। 4.2 केल्विन माइनस में चला जाता है ये टेम्परेचर। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। एक इन्फॉर्मेटिव चीज़, एक जनरल नॉलेज की चीज़ मैंने आपके सामने और लिख दी है कि हीलियम का आकार आप सभी जानते हैं बहुत छोटा होता है, इसीलिए अगर हीलियम को किसी कांच के पात्र में या रबड़ के पात्र में या प्लास्टिक के पात्र में आप रखते हैं, अगर रखी होगी तो हीलियम इसमें से भी विसरित होने की क्षमता हीलियम में होती
होती है, इसमें से भी मतलब बाहर निकलने की क्षमता इसके अंदर होती है। बच्चों आगे का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने अगेन रिपीट ही हो रहा है। वैसे उत्कृष्ट ऐसे अक्रियाशील होती है या नहीं बनाती, क्यों? अगर उत्कृष्ट ऐसे क्रिया कर लेंगी तो या तो ये धनायन बनाएंगी या फिर ये ऋणायन। एक आंसर तो हमारे पास है क्योंकि इनका अष्टक क्या होता है? पूर्ण। एक आंसर और लिख सकते हैं बच्चों, उच्च आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी क्या है ये मैंने आपको बता दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई उच्च आयनन एंथैल्पी के कारण ये धनायन नहीं बना सकती, धनायन नहीं बना पाती। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बहुत अधिक होने के कारण। बच्चों ये क्वेश्चन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी ये क्वेश्चन है इतना एग्जाम में आने लायक नहीं है। अगर आ भी जाता है तो वैसे भी आप नॉर्मली इसको कर देंगे। बच्चों आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे। बच्चों हमने उत्कृष्ट कैसे पढ़ी, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, है ना। इसमें चलो हम आपको एक चीज़ बता देते हैं। अब आप जानते हैं कि भाई साइंटिस्ट जो होते हैं वो खाली हाथ नहीं बैठते। वो उनका मानना था कि ये अक्रियाशील गैस है, फिर भी इनमें हो सकता है कि कोई ऐसा हो जो क्रिया कर जाए। तो उनमें से किसको चुना गया बच्चों? जिनॉन को। तो यहाँ से बच्चे जिनॉन जो है इसके अंदर फिर भी कुछ क्रिया करने की प्रकृति पाई जाती है कि जिनॉन जो है इसमें से इनके यौगिक बना लिए गए हैं। कैसे पता चला? एक साइंटिस्ट है बच्चों, नील बार्टलेट। साइंटिस्ट का नाम क्या है? नील बार्टलेट। इन्होंने जिनॉन की केमिस्ट्री को समझाया, इन्होंने जिनॉन के तत्व बनाए इनको। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बनता है कि नील बार्टलेट को कैसे पता चला कि जिनॉन के तत्व बनाए, जिनॉन के यौगिक बनाए जा सकते हैं। एक्चुअली छोटी सी स्टोरी सी है, मैं आपको बता देती हूँ। नील बार्टलेट ने अपनी लैब में एक वो देखा, तत्व देखा अपना, सॉरी तत्व नहीं यौगिक कहेंगे, O2 प्लस PTF6। ये एक उन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने वहाँ पे एक रेड कलर का यौगिक बनाया। उस यौगिक में उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन की जो आयनन एंथैल्पी है, फर्स्ट आयनन एंथैल्पी है, वो 1175 किलोजूल प्रति मोल। एक तरफ से ऑब्जर्वेशन किया उसने कि ऑक्सीजन की आयनन एंथैल्पी कितनी है? 1175 किलोजूल प्रति मोल है। और जिनॉन की भी कितनी होती है? 1170। लगभग दोनों की जो आयनन एंथैल्पी वो समान है, अर्थात जितनी ऊर्जा ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए उतनी ही ऊर्जा जिनॉन के लिए चाहिए। तो क्यों ना ऑक्सीजन के साथ साथ जिनॉन का यौगिक भी बनाया जा सके। इसलिए उन्हें ये ऑब्जर्व हुआ कि ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन किताब में दे भी रखा है कि नील बार्टलेट को कैसे पता चला, कैसे उन्होंने सोचा कि जिनॉन के यौगिक बनाए जा सकते हैं। सीधा आंसर ये है कि O2 प्लस PTF6 यौगिक के निर्माण के समय उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन की आयनन एंथैल्पी 1175 किलोजूल प्रति मोल है, जो कि जिनॉन के ही समान है। ऑक्सीजन और जिनॉन की आयनन एंथैल्पी लगभग समान होने के कारण उनके दिमाग में ये विचार आया और उन्हें लगा कि इसके यौगिक बनाए जाने चाहिए। इसीलिए उन्होंने ऑक्सीजन की जगह पर कौन सा तत्व ले लिया अपना? जिनॉन ले लिया। और दूसरा तो यही लिया, जिनॉन प्लस PTF6 माइनस, और इन दोनों को मिलाकर उन्होंने एक यौगिक का निर्माण किया जिसका नाम यही है, जिनॉन प्लस PTF6। ऑक्सीजन को तो हटा दिया और क्या रख दिया उसकी जगह? जिनॉन रख दिया। तो यहाँ से ऑक्सीजन जिनॉन के फ्लोरीन के साथ बहुत सारे कंपाउंड मिलाकर बनाए गए, जिसके मैंने आपको एक वीडियो बना भी दिया, XeF2, XeF4, XeF6 हमने पढ़ा भी था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। बच्चों कोई हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कोई और भी तत्व है जो यौगिक बना सकता है? बच्चों क्रिप्टॉन का भी बनाया गया, थोड़ा सा मेहनत क्रिप्टॉन के ऊपर भी की गई। तो क्रिप्टॉन से भी एक यौगिक हमारा बन के निकला KrF2। आप क्वेश्चन चिंता मत कीजिए, इसका मैं क्वेश्चन आपको लिखवा दूंगी। क्रिप्टॉन का भी एक यौगिक बनाया गया KrF2, लेकिन बाकियों के यौगिक बनाए नहीं जा सके। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं कि नियॉन का आकार छोटा, उससे बड़ा आर्गन, उससे बड़ा क्रिप्टॉन, और उससे भी बड़ा कौन सा होता है? जिनॉन होता है। जिसका आकार छोटा होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता। यहाँ आकार बड़ा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है। अर्थात नियॉन और जिनॉन में से अगर हम देखें तो आयनन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी? सी बात है, नियॉन की छोटा आकार इसका है और जिनॉन का आकार क्या है? बड़ा है। इसीलिए यहाँ आयनन एंथैल्पी इसकी ज़्यादा नहीं होती इनकी तुलना में, इसीलिए जिनॉन के यौगिक बनाए जा सके। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आप 32 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। एन बार्टलेट मतलब नील बार्टलेट जिनॉन तथा PTF6 के बीच अभिक्रिया कराने के लिए कैसे प्रेरित हुए? तो आंसर यही है कि जब उन्होंने लैब में देखा कि O2 प्लस PTF6 बनाते समय कि ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी जिनॉन के समान ही होती है, तो जिनॉन के भी यौगिक बनाए जा सकते हैं। तो
बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बना दिया हमने, उत्कृष्ट गैस का प्रथम निर्मित यौगिक बताइए। तो आंसर क्या है इसका, ज़ीनॉन PtF6। इसमें आप चाहे तो ये प्लस बना सकते हो और इसमें माइनस, अर्थात ज़ीनॉन से इलेक्ट्रॉन निकले और इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। बच्चों हालांकि ये जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए, लेकिन मैं यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ रही हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में रह जाए, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। आप इसको बस समझने के लिए लिख लीजिए, बाकी बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट ये इतना नहीं है। तो आंसर लिखेंगे इसका। बच्चों आंसर आप देख लीजिए, O2PtF6 यौगिक के निर्माण के समय बार्टलेट ने पाया कि ऑक्सीजन की प्रथम आयन एंथैल्पी, जो भी मैंने समझाया, 1175 किलोजूल तथा ज़ीनॉन के आयन एंथैल्पी 1170 किलोजूल प्रति मोल के ही समान है। अतः उन्होंने ऑक्सीजन के स्थान पर ज़ीनॉन की क्रिया कर XePtF6 का निर्माण किया। मतलब मेन चीज़ क्या थी, उन्हें पता चला कि ज़ीनॉन और ऑक्सीजन दोनों की आयन एंथैल्पी जब सेम है तो क्यों ना ऑक्सीजन की जगह ज़ीनॉन को लिया जाए, उन्होंने इसका निर्माण किया। नोट में लिख लीजिए, एक यौगिक अगर आपसे क्रिप्टॉन का पूछा जाए तो क्रिप्टॉन का यौगिक कौन सा है बच्चों, KrF2। बस क्रिप्टॉन का यौगिक याद कर लीजिएगा, KrF2। अब हम पढ़ेंगे ज़ीनॉन के साथ फ्लोरीन के ही यौगिक बनाएंगे। अच्छा, फ्लोरीन के ही क्यों बनाए हमने, कोई और क्यों नहीं लिए यहाँ से, क्योंकि बच्चों फ्लोरीन की विद्युत ऋणता बहुत ज़्यादा होती है, सर्वाधिक है पूरी पीरियोडिक टेबल में। हम जानते हैं 4.0 फ्लोरीन की होती है, उसके बाद नंबर क्या आता है फ्लोरीन के बाद, जी ऑक्सीजन का नंबर आता है जो 3.5 होती है। इसीलिए फ्लोरीन और ऑक्सीजन ही इस ज़ीनॉन के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, इसीलिए ज़ीनॉन के साथ फ्लोरीन और ऑक्सीजन के ही यौगिक बनाए गए। बच्चों अपना न्यू हेडिंग है ज़ीनॉन फ्लोरीन यौगिक। ज़ीनॉन और फ्लोरीन के यौगिक कैसे कैसे बनेंगे, चलिए यहाँ से हम रिएक्शन लिख लेते हैं बच्चों। छोटी सी रिएक्शन है, ज़्यादा ऐसी भी नहीं है अपने पास। हम या तो एक बार लेंगे 1:5 में या लेंगे 1:20 में। देखिएगा किस प्रकार से। बच्चों देख लीजिए आंसर क्या कह रहे हैं, अपन कौन कौन सी यौगिक बना रहे हैं। जिन्होंने एक बार 2 लेंगे, एक बार F2, F4 और F6 दिख रहा है आपको। अब हमने क्या करा है, यहाँ पर तो लिया हमने 2:1। इसका मतलब ज़ीनॉन क्या है यहाँ पर ज़्यादा है। अब अगले में हमने बस हम देख रहे हैं XeF4, फ्लोरीन कितने हैं 4, तो यहाँ पर हमने कितने लिया है फ्लोरीन और इसमें ज़ीनॉन का रेशो कितना लिया है 1:5। और यहाँ पर जो रेशो लिया जाता है बच्चों 1:20, क्योंकि फ्लोरीन कितने हैं 6 है, इसीलिए शुरू में ज़ीनॉन ज़्यादा है, बाद में फ्लोरीन ज़्यादा है। कितना कितना प्रेशर रख रहे हैं बच्चों यहाँ से हम 673, 873 और टेम्परेचर की बात कर रहे हैं 573 केल्विन। प्रेशर यहाँ पर हमने जो रखा बच्चों, यहाँ शुरू में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखेंगे, 1 बार का प्रेशर रखा है, फिर 6, 7, लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर रखा गया बच्चों, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, याद भी हो जाएगी, वैसे याद करने की आवश्यकता नहीं इतना। 60 से 70 बार का प्रेशर, यहाँ 6 से 7 बार का प्रेशर लिया गया है। इतना प्रेशर यहाँ से लिया गया है। टेम्परेचर देख लीजिए, बस इतना यहाँ पर से लिया जाएगा। अगर लेकिन यहाँ से आगे हम ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड, एक और रिएक्शन में यहाँ से लिख रही हूँ बच्चों, XeF4 प्लस O2F2। अब फ्लोरीन कितने हो गए 4 और 2 6, इसका मतलब XeF6 बन जाएगा, XeF6। और हट कौन सा गया, देखो ये O2 हटा दी, बच क्या गया फ्लोरीन 4 और यहाँ कितने हैं 2, 4 और 2 6, तो इससे भी XeF6 बनाया जा सकता है। अगर आपसे कह दे कि भाई निर्माण की एक विधि लिखी है XeF6 की, तो दोनों में से कोई सी भी लिख सकते हो। अगर इसकी पूछे तो ये लिख सकते हो, XeF2 की पूछे तो ये लिख सकते हैं निर्माण की विधि। अब हमारे पास क्या है बच्चे, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब ज़्यादातर है इनके अपने पास संरचनाएं। बच्चों संरचनाओं के लिए मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि ज़ीनॉन की केमिस्ट्री मैंने पूरा एक वीडियो आपके लिए बना के डाला हुआ है कि ज़ीनॉन और फ्लोरीन के यौगिक कैसे कैसे बनेंगे। अगर आपने नहीं देखा है उसको, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से मैंने पढ़ाया है, यहाँ भी हम पढ़ाएंगे, केवल आपका रिवीजन हो जाएगा इसके अंदर। बच्चों हमने 3 पढ़े यहाँ पे, XeF2, XeF4, XeF6, 2, 4, 6। आप अपनी कॉपी में देख लीजिए, चाहे देख लीजिए यहाँ सामने से अगर मैं देखूँ तो F2, F4, F6। पहले इन तीनों की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर आपको बनानी आती है तो एक बार तसल्ली से इसको रिवाइज के लिए सुन लीजिए, ताकि आपको भी कंफर्म हो जाए कि आपका सही है। तो XeF2 की बात करें हम, तो हम कैसे निकालते आए हैं अब तक, मैं आपको एक बार तरीका रिवाइज करा दूँ। सबसे पहले वर्ग संख्या में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, अर्थात वर्ग संख्या जिस ग्रुप में है, तो ज़ीनॉन कौन से ग्रुप में है 18वें वर्ग में है, तो मैं ऐसे कह दूँ वर्ग संख्या
या संयोजी इलेक्ट्रॉन, या हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। फिर आपको क्या करना है, फ्लोरीन कितनी संख्या में जुड़े हुए हैं, इसको हम कहते हैं एक्चुअली सिग्मा बंधों की संख्या या एकल बंधों की संख्या, सिग्मा बंध, या हम कहते हैं इसको बीपी, और भाग किसका लगा देंगे, 2 का लगा देंगे। अब देखिए यहाँ से जिनोन में कितने होते हैं, 8, वेरी गुड। फ्लोरीन कितने हैं, 2, भाग लगा 2 का, 8 और 2 10, 10 का 2/12 कितना बना, 5, 5 का मतलब संकरण क्या हुआ, sp3d। हमें कैसे पता चला बच्चों, अगर 2 होता है तो sp, 3 होता है तो sp2, 4 होता है तो sp3। आप चाहें तो मैंने संकरण की वीडियो 2 वीडियो बना रखी है, पार्ट 1 पार्ट 2, वहां से आप और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो 1 और 3, 4 और 1 5, सबसे पहले ऐसा आता है, फिर p की 3, फिर 5, ऐसे ही XeF4 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से कितने हैं बच्चों, वही 8, फ्लोरीन कितने हैं 4, भाग लगाया 2 का, कितना आ गया 6। तो sp3d तो यहाँ लिखा था, d की एक और ले लो, एक d से तो 5 बन गए, 2 और ले लीजिए, गिन लीजिए, 3 और 2 5, और एक s की हो गई, कितने हो गए 6। अब बात आती है यहाँ से कितने LP हैं और कितने BP हैं। उससे पहले हम इसकी आकृति की बात अगर कर लें, अगर हम देखें तो यहाँ से 2 बन रहे हैं, फ्लोरीन कितने हैं 2, तो इसका मतलब 2 तो क्या हो गए BP, 2 तो क्या हो गए बच्चों BP, और 5 में से 2 गए तो कितना बचा 3, अर्थात 3 क्या हो गए इसके LP, ये भी निकल के आ गया। ऐसे ही 6 में से 4 तो क्या हो गए यहाँ से BP, और यहाँ से 2, 6 में से 4 गए 2, तो 2 क्या हो गए LP। तो इस तरह से हम BP और LP की संख्या निकाल सकते हैं। जब भी बच्चों sp3d होता है हम आकृति कैसे बनाते हैं, तो बच्चों आकृति कैसे बनाई जाती है वो देख लीजिए आप। यहाँ से ये हमने क्या बनाया, समद्विबाहु त्रिभुज बनाया, बना दिया। बीच में क्या रखा, जिनोन को रखा, ऊपर और नीचे क्या रखा, फ्लोरीन F और ये F रख दिया। ये BP हो गए। LP और दिखाने तो LP दिखाते हैं हम इस स्थिति पे, तो 1 LP, 2 LP और ये 3 LP, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ से 6 के लिए किस तरह से दिखाते हैं बच्चों, ये हमने एक आकृति बनाई, जिनोन रखा बीच में, और जितने भी BP हैं उसको हम कहाँ रखेंगे, कॉर्नर्स पे रखेंगे, और ऊपर नीचे क्या लगाएंगे, LP लगाएंगे। ये बच गया फ्लोरीन, हो गया बच्चों। तो ये हो गया हमारा XeF2 और ये हो गया XeF4। आकृति कैसी कैसी हो गई बच्चों इसकी, इसकी आकृति कैसी होगी बच्चों, रेखीय होगी, क्योंकि सीधी वाली गिनी जाएगी BP से बनी हुई। LP इस आकृति में योगदान नहीं देते, इस LP को हटा दे तो ये केवल क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। तो आकृति कैसी होगी बच्चों, वर्गीय होगी। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, संकरण आता है, आकृति आती है बच्चों। ये वाली चीजें इसके लिए द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आपको ये जो चीजें हैं वो अलग वीडियो बना के इसीलिए डाला था, कभी रिवीजन करना हो तो आप आसानी से वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। बच्चा अपना XeF6 वो देख लेते हैं। बच्चों देखिए XeF6 को कैसे निकालेंगे हम, यहाँ से वही कितने हैं, यहाँ से 8, कितने लगे 6, भाग लगाया 2 का, 8 14/2 बराबर 7, 7 का मतलब कौन सा संकरण हो गया, sp3d2 तक तो वहाँ क्या था, अब d कितने आएंगे इसके अंदर, 3 आ जाएंगे। बच्चों यहाँ से आप इसकी जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसको बनाना सिखा देती हूँ आपको। बीच में रखना किसको, जिनोन को। फ्लोरीन कितने रखोगे 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 रख दिया हमने। इसके बाद LP आप कहीं पर भी लगा देना। मैंने वो आकृति इसके लिए नहीं बनाई है जो अपन पंचभुज द्विपरामणीय बनाते हैं, चाहे तो उसको बना सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। इसके अंदर हमारी जो आकृति दिखती है ये लगभग अष्टफलकीय जैसी दिखती है। ये देखिए अगर मैं इसे कोनों को जोड़ दूं तो वही वर्ग और ऊपर नीचे, तो मतलब विकृत अष्टफलकीय, मतलब वो जो वर्ग वाली संरचना बनाते थे वो अष्टफलकीय तो कहते हैं उसे। तो इस संरचना का नाम क्या होता है, विकृत अष्टफलकीय। तो समझ में आया आपको, ये विकृत अष्टफलकीय हो गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट sp3d3 संकरण और विकृत अष्टफलकीय। ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताई है, एग्जाम में इसे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट सिर्फ इस तरह से ही लिखिएगा। चलिए आगे हम अपने पास 2 स्ट्रक्चर और है, जिनोन और ऑक्सीजन के मिलाकर भी यौगिक बनते हैं बच्चों। जिनोन और ऑक्सीजन के कैसे बनेंगे वो देख लेते हैं बच्चों। यहाँ से XeOF4 और XeO3 देखिए दोनों स्ट्रक्चर भी।
देखिए इसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि ऑक्सीजन अगर दिखे तो उसको छोड़ दो, तो जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, जिनॉन ट्राई ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन मिल रहा है तो छोड़ दीजिए, वही कितना रखिए 8। यहाँ से फ्लोरीन कितने हैं 4, भाग लगा दीजिए 2 का, 8 और 4 12/2 बराबर कितना आया 6। 6 का मतलब अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले ही, sp3d2 हो गया। यहाँ से XeO3 देखिए, ऑक्सीजन जिनॉन का कितना है 8, ऑक्सीजन मैंने कहा छोड़ दो जितने भी हैं, भाग कितने का लगा दो, वही लगाता है जो 2 और कितना आया 4। ऑक्सीजन के लिए काउंट मत करना बच्चों, ये अपन शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए अगर आपने काउंट कर दिया है यहाँ से +3 करके तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। NO2 आ जाए, CO2 आ जाए, किसी के लिए भी आप निकालना चाहें संकरण तो इससे आसानी से निकाल सकते हैं। कितना आ गया बच्चों यहाँ से, ये हो गया अपना sp3। ठीक है, अब आप यहाँ से देख लीजिए sp3d2 के हिसाब से कैसी बनेगी, 3 और 2 5 और 1 6, अर्थात 6 कक्षा के हमारे पास मिलेंगे। आकृति तो बना देते हैं हम पहले, इसके अंदर आकृति देख लीजिए बच्चों यहाँ से जो हम अब तक बनाते आए हैं। ये देखिए यहाँ से, ये हो गया यहाँ से जिनॉन, ये हो गए चारों फ्लोरीन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को एलपी कैलकुलेट नहीं करना है अभी, क्योंकि एलपी कैलकुलेट करने में थोड़ा सा यहाँ से आपको देखिएगा। ऑक्सीजन किससे जुड़ता है, डबल बॉन्ड से, तो डबल बॉन्ड क्या लगा दिया, ऑक्सीजन रख दिया। अब एक पोजीशन खाली रह गई ना, ये जो पोजीशन खाली रह गई इस पे क्या बना दीजिए एलपी, अर्थात वर्ग और ऑक्सीजन से क्या बनेगा एक पिरामिड। तो नाम क्या हुआ बच्चों इस स्ट्रक्चर का, वर्गीय पिरामिडीय। ठीक है, आगे देखो यहाँ से XeO3 कैसा बनेगा, चतुष्फलक। देखो ये अमोनिया जैसा नहीं दिख रहा है, NH3 अर्थात पिरामिडीय संरचना बनती थी। अमोनिया की जगह मैंने क्या लिख दिया, जिनॉन। ऑक्सीजन कितने यहाँ से 3 है, एक ऑक्सीजन किससे जुड़ता है, डबल बॉन्ड O से जुड़ता है। डबल बॉन्ड से जुड़ता है तो ये देखिए, एक डबल बॉन्ड जोड़ दिया, 2 डबल बॉन्ड जोड़ दिया और 3 जोड़ दिया। अमोनिया में क्या आता था, लॉन पेयर, आ गया लॉन पेयर। तो बस ये आकृति कैसी बन गई बच्चों आपकी, पिरामिडीय। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बन गई अपनी। तो आज हमने जिनॉन, ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन वगैरह के कंपाउंड भी पढ़ लिए हैं। थोड़ा सा चैप्टर और है आपका, ग्रुप 18 कल तक आपका फिनिश हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आंसर बचेंगे बच्चों, और उस चीज़ों को हम कल कवर करेंगे कल की वीडियो में। तो आज तक आप यहाँ तक पढ़ लीजिए इसको। वर्ग 18 में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों वो इनकी संरचनाएं ही हैं, और जो 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम कल की वीडियो में कवर कर लेंगे, और कल ही हम इस चैप्टर का अपना फिनिश भी कर देंगे। चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेंगे उसके साथ। तो अब आप पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ बच्चों। एक चीज़ और, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आप पढ़ना पसंद कर रहे हैं इस तरह से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे औरों को पता लगे कि हाँ हमारे वीडियो सही दिशा में जा रहे हैं। अगर कोई सजेशन आपको देना हो तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। और जितने भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए हैं ये आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी के आपको चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के लिंक आपको मिल जाएंगे। वहाँ से पूरे चैप्टर के लिंक मैंने आपको डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट का लिंक। उस लिंक क्लिक करते ही आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। और वीडियोस अगर आपको थोड़ा क्लियर देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसके सेटिंग में आप जाके 240 या 360 पिक्सल पर आप कर लीजिए, तो वहाँ पर आपको ये क्लियर दिखाई दे जाएंगी वीडियो। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे लिखकर बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और कोई भी सजेशन हो मेरे लिए तो आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, कल हम मिलते हैं आगे की वीडियो के साथ।